गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक पिछला वीडियो में बंद लंबाई था। अब हम बात करेंगे बंद ऊर्जा या आबंद ऊर्जा या बंद एंथैल्पी। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा में लिख देता हूं। गैसीय अवस्था में किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच निर्मित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा बंद ऊर्जा कहलाती है, जिसका मापन किलो जूल प्रति मोल में किया जाता है, या ऊष्मा में मापी जाए तो उसे आबंद एंथैल्पी कहा जाता है। देखो, किसी गैसीय अवस्था में किसी अणु में उपस्थित परमाणु के बीच निर्मित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा बंद ऊर्जा कहलाती है, जिसका मापन किलो जूल प्रति मोल में किया जाता है, या ऊष्मा में मापी जाए तो क्या कहलाएगी? आबंद एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस है, H2 अणु है गैसीय अवस्था में, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यदि इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी दी जाती है, जो ऊष्मा दी जाती है, जो ऊर्जा दी जाती है, उसे आबंद ऊर्जा या बंद ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस का एक परमाणु हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस का एक परमाणु हो जाएगा। इसके लिए जो डेल एच एंथैल्पी या ऊष्मा होगी वो 435.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दी जाती है। कितनी दी जाती है भाई? 435.5 किलो जूल प्रति मोल। यानी आपसे कोई ये कहे कि हाइड्रोजन जो गैस है उसमें अगर बंध को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो वो कहलाएगी उसकी बंद ऊर्जा 435.5 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार O2 है। O2 गैसीय अवस्था में है तो ऑक्सीजन के बीच में क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इसको तोड़ने के लिए जो डेल एच देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 498 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार N2 गैस होती है तो नाइट्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड गैस और गैस। इसको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी? देखो, नाइट्रोजन गैस परमाणु हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस परमाणु हो जाएगा। इसके लिए जो डेल एच का मान दिया जाता है वो होता है 946 किलो जूल प्रति मोल। कहने का अर्थ ये हुआ कि गैसीय अवस्था में किसी अणु में उपस्थित परमाणु के बीच निर्मित एक मोल बंध को तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा बंद ऊर्जा कहलाती है, जिसका मापन किलो जूल प्रति मोल में किया जाता है। यदि ऊष्मा में मापी जाए तो क्या कहलाएगी? वो एंथैल्पी कहलाएगी। यानी मापने की इकाइयां अलग अलग होती है। जैसे दूरी के मापने की इकाइयां अलग होती है, मीटर अलग होता है, किलोमीटर अलग होता है, सेंटीमीटर अलग होता है। इसी प्रकार ऊर्जा के मापने की इकाइयां भी अलग अलग होती है। किलो जूल प्रति मोल में भी होती है, ऊष्मा भी होती है। ठीक है। ऊष्मा में होगी तो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे H2 गैस है, उसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन गैस के परमाणु को अगर पृथक करना है तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी? आपसे कोई पूछे तो 435.5 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार O2 गैस है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। दोनों के परमाणु को अगर अलग अलग करना है तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी? 498 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दी जाएगी। इसी प्रकार N2 गैस है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस परमाणु को अगर अलग करना है तो 940 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दी जाएगी। जैसे देखो, इसमें जैसे जैसे बंद कोटि की संख्या का मान बढ़ रहा है, बंद कोटि का मतलब है बंधों की संख्या, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो बंद कोटि का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब बंद ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है। तो देखो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो कितनी ऊर्जा दी गई? 435.5। डबल बॉन्ड था तो यहाँ 498, ट्रिपल बॉन्ड था तो
46 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दी गई। यानी कि अगर बंधों की संख्या बढ़ती है, किसकी संख्या बढ़ती है, बंधों की संख्या बढ़ती है, तो बंधों की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, बंध कोटि का मान बढ़ता है, और बंध कोटि का मान बढ़ता है तो बंध ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं, मान लीजिए बंध कोटि और बंध लंबाई और बंध ऊर्जा में क्या संबंध होता है। एक तो बात करें हम बंध लंबाई की, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा, ठीक है। तो देखो बंध लंबाई का मान यदि अधिक है, बंध लंबाई का मान यदि अधिक है तो बंध ऊर्जा का मान कम होगा, बंध ऊर्जा का मान क्या होगा, कम। तो देखो बंध लंबाई अगर अधिक होगी तो बंध ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि बंध लंबाई जब अधिक होगी तो बॉन्ड जो परमाणु के बीच निर्मित होने वाला बॉन्ड है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो बंध को आसानी के साथ ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा पर तोड़ा जा सकता है। यानी बंध लंबाई अगर अधिक होगी तो बंध ऊर्जा का मान कम होगा, ठीक है। और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, अगर बंध लंबाई का मान कम है तो बंध ऊर्जा का मान अधिक होगा, ठीक है। इसी प्रकार बंध ऊर्जा और बंध कोटि, बंध कोटि, बंध कोटि से मतलब है बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। यदि बंधों की संख्या अधिक है, बंधों की संख्या क्या है, अधिक है, तो बंध ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। ध्यान रखना, बंध ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक। यानी कि बंधों की संख्या अधिक है, यानी बंधों की संख्या जब अधिक है तो बंध परमाणु क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो बंध दोनों के परमाणु के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए बंध ऊर्जा का मान भी अधिक होगा बंध कोटि की संख्या बढ़ने पर, और बंध कोटि की संख्या कम है तो बंध ऊर्जा का मान भी कम होगा। ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहु परमाणु अणु जो होता है उसमें बंध ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उसके लिए औसत ऊर्जा निर्धारित की जाती है। क्या निर्धारित की जाती है, औसत ऊर्जा निर्धारित की जाती है। बहु परमाणु अणुओं के लिए बंध ऊर्जा का निर्धारण औसत बंध ऊर्जा से किया जाता है। बहु परमाणु अणुओं के लिए बंध ऊर्जा का निर्धारण औसत बंध ऊर्जा से किया जाता है। मान लीजिए जैसे H2O है, इसको गैसीय अवस्था की बात करें तो इसका विघटन कैसे होता है, H+OH-, यानी कि इसके लिए जो डेल H1 दी गई वो थी 502 किलो जूल प्रति मोल। यानी इतना जब जल का विघटन किया तो इतनी ऊर्जा दी गई, यानी इतनी बंध ऊर्जा दी गई, कितनी, 502 किलो जूल प्रति मोल। अब यहाँ से देखो OH का विघटन करें, OH गैस का विघटन करें तो कैसे होगा, ऑक्सीजन परमाणु गैस और हाइड्रोजन परमाणु गैस। इसके लिए जो डेल H2 दिया गया वो था 427 किलो जूल प्रति मोल। अब मैं कह रहा हूं कि बहु परमाणु अणुओं के लिए बंध ऊर्जा का निर्धारण औसत बंध ऊर्जा से किया जाता है। तो औसत बंध ऊर्जा कितनी हो गई, डेल H1 प्लस डेल H2। तो डेल H बराबर कितना हो गया भाई, 502 प्लस 427 किलो जूल प्रति मोल। तो ये हो गया 929 किलो जूल प्रति मोल। औसत निकालेंगे तो कितने का भाग देंगे, 2 का, क्योंकि 2 बार वियोजन हुआ है जल का, एक बार H+OH- में, दूसरी बार OH का ऑक्सीजन गैस H गैस में। तो 2 का जब भाग देंगे तो इसकी जो एनर्जी निकल कर आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, औसत बंध ऊर्जा कहलाएगी। तो औसत बंध ऊर्जा कितनी हो गई, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, और यहाँ पर हो गया 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 464.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा किसके लिए थी, ये जल के अणु को वियोजित करने के लिए बंद
ऊर्जा। बहुपरमाणु कणों के लिए बंद ऊर्जा का निर्धारण औसत बंद ऊर्जा से किया जाता है। यानी कि जब किसी 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़े होते हैं तो उनका अलग अलग प्रकार से विघटन किया जाता है और जितनी ऊर्जा निकलती है उस दोनों का क्या निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं। जितनी बार उस अणु का वियोजन हुआ है उतने को उसमें क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो बंद औसत ऊर्जा बहुपरमाणु कणों के लिए निर्धारित हो जाती है। तो ये कहलाती है बंद ऊर्जा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, बंद कोण। बंद कोण क्या होता है? बंद कोण, बंद कोण होता है किसी अणु में उपस्थित 3 या 3 से अधिक, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक में, 3 या 3 से अधिक में, कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर, में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच निर्मित कोण उस अणु या यौगिक का बंद कोण कहलाता है। बंद कोण कहलाता है। किसी अणु या यौगिक में उपस्थित 3 या 3 से अधिक में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच निर्मित कोण उस अणु या यौगिक का बंद कोण कहलाता है। बंद कोण को डिग्री में व्यक्त करते हैं, डिग्री में व्यक्त करते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से निर्धारित किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से निर्धारित किया जाता है। बंद कोण की सहायता से, बंद कोण के माध्यम से अणु या यौगिक की ज्यामिति निर्धारित होती है। तो ये बंद कोण की परिभाषा है। किसी अणु या यौगिक में उपस्थित 3 या 3 से अधिक में निकटवर्ती दो परमाणुओं के बीच निर्मित कोण उस अणु या यौगिक का बंद कोण कहलाता है। बंद कोण को डिग्री में व्यक्त करते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से निर्धारित किया जाता है। बंद कोण के माध्यम से अणु या यौगिक की ज्यामिति निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जल के अणु के बंद कोण का निर्धारण। जल के अणु के बंद कोण का निर्धारण। जल की जब संरचना की बात करते हैं तो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p4। इसका संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में देखो 2s कक्षक 1 प्रकार का होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो इसको मैंने मिलाया, देखो एक s मिलाया 3 p मिलाया, मैंने एक s मिलाया 3 p मिलाया, तो समीकरण कौन सा हो गया? sp3। और sp3 मैंने यहाँ पर ये इसकी सामान्य अवस्था लिख दी, सामान्य अवस्था, और ये इसकी संकृत अवस्था, संकृत अवस्था। तो देखो s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, px के 2 इलेक्ट्रॉन, py और pz ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है px, एक py और pz कक्षक, यानी p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz। s कक्षक एक ही प्रकार का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं इसके साथ? 2। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। कैसा बंध बन गया? सह संयोजक बंध। कैसा बंध बन गया? सह संयोजक बंध, जिसको सिग्मा बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिग्मा बंध। इसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया, जिससे भी कैसा बंध बन गया, सहसंयोजक बंध, जिसको सिग्मा बंध भी कहा जाता है। जब दो परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो निर्मित होने वाला बंध कैसा होता है, सहसंयोजक। तो देखो केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर पाए जाते हैं भाई, 2 लोन पेयर, जिनको लोन पेयर कह दो, लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ध्यान रखना, तो हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं भाई, 2 हाइड्रोजन परमाणु, ये सिग्मा और ये सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब इन दोनों परमाणु के निकटवर्ती परमाणु के बीच में जो बंध कोण होगा, जो बंध कोण होगा वो बंध कोण होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इसका पाया जाता है 104 डिग्री 28 मिनट। उसके आधार पर हम बात करेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे, वेस्पर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे, वेस्पर सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हम बताएंगे कि बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना रह जाता है, 104 डिग्री 28 मिनट। क्यों रह जाता है, इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में जो ये बॉन्ड एंगल होगा, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड एंगल होगा, वो कितना होगा, 104 डिग्री 28 मिनट होगा। क्यों होता है, क्योंकि ये साझित इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साझित इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाले, ये तो साझित इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, और ये लोन पेयर, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे बंध कोण घट जाता है, बंध कोण घट जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना रह जाता है, 104 डिग्री 28 मिनट रह जाता है। वो एक सिद्धांत पढ़ेंगे हम, वेस्पर सिद्धांत, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म बंध प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर टू लोन पेयर होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर होता है। तो अपन ने सिर्फ बात ये करनी है कि बंध कोण क्या होता है। किसी अणु या यौगिक में निकटवर्ती 2 परमाणु के बीच निर्मित होने वाला जो कोण होता है उसको बंध कोण कहा जाता है, और बंध कोण को डिग्री में व्यक्त करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से व्यक्त करते हैं, अणु की आकृति या ज्यामिति निर्धारित करने में सहायता की जाती है। तो ये मैंने आपको जल के अणु का बंध कोण बताया, कितना होता है, 104 डिग्री 28 मिनट। इसी प्रकार अमोनिया का होता है 107 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।